हेलो गाइस, तो आज मैं आप सभी को पढ़ाने वाला हूं करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर, प्रतिरोधकों का संयोजन। तो प्रतिरोधकों का संयोजन है वो दो तरीके से किया जाता है। एक होता है सीरीज कॉम्बिनेशन, एक होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन, श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन। ठीक है, तो पहले मैं इसको लिख दे रहा हूँ, फिर उसके बाद एक एक करके इसका प्रूफ करेंगे। जैसे समांतर क्रम संयोजन में और श्रेणी क्रम संयोजन में समतुल्य प्रतिरोध निकालना है, तो उसके लिए हमें फार्मूला निकालना है। तो फार्मूला ड्राइव करते हैं। तो पहले इसके टाइप्स को लिख देते हैं यहाँ पे कि एक होता है श्रेणी क्रम संयोजन। प्रतिरोध का संयोजन दो तरीके से किया जाता है। प्रतिरोधकों का संयोजन दो तरीके से किया जाता है। पहला है श्रेणी क्रम संयोजन, इसको बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन। और दूसरा है समांतर क्रम संयोजन, समांतर क्रम संयोजन, इसको बोलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन इससे पहले मैंने पिछले जब चैप्टर पढ़ा रहा था फिजिक्स का इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कैपेसिटेंस, उसमें समतुल्य धारिता निकालने के लिए भी दो कॉम्बिनेशन आया था, एक श्रेणी क्रम संयोजन, एक आया था समांतर क्रम संयोजन। तो उसमें समतुल्य धारिता में जो हम निकालते थे, मतलब वो जो कैपेसिटेंस में जो समतुल्य इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालते थे, उसके लिए सीरीज में आता था 1/C1 + 1/C2 और पैरेलल में आता था C1 + C2। लेकिन इसमें क्या आएगा, जस्ट उसका उल्टा आएगा। जो उसके सीरीज में आता था वो इसके पैरेलल में आएगा, जो उसका पैरेलल में आता था ये इसके सीरीज में आएगा। तो यहाँ पे हम लोग समतुल्य प्रतिरोध निकालेंगे और वहाँ पे हम लोग समतुल्य धारिता निकाले थे। जो कैपेसिटेंस था यहाँ पे रेजिस्टेंस है, जस्ट थोड़ा सा उल्टा रहेगा इसमें। वो सीरीज का उसका सीरीज में जो था इसका पैरेलल में रहेगा, उसका जो पैरेलल में था उसका इसका इसमें सीरीज में रहेगा। ठीक है, तो पहले हम इसको मिटा रहे हैं। पहले देखते हैं श्रेणी क्रम संयोजन को, ठीक है, फिर उसके बाद देखेंगे समांतर क्रम संयोजन को। हाँ, तो पहले श्रेणी क्रम संयोजन देखते हैं। तो श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है, यदि दो या दो से अधिक प्रतिरोधकों के सिरों पर कुछ विभवांतर आरोपित करने पर सभी प्रतिरोधकों में समान धारा प्रवाहित होती है, तो इन्हें श्रेणी क्रम संयोजन कहा जाता है। तो इन्हें श्रेणी क्रम संयोजन कहा जाता है। क्या देखो, यदि दो या दो से अधिक प्रतिरोधकों के सिरों पर कुछ विभवांतर आरोपित करने पर यदि सभी प्रतिरोधकों में समान धारा प्रवाहित होती है तो इन्हें किस में कहा जाता है, श्रेणी क्रम संयोजन में कहा जाता है। तो इन्हें श्रेणी क्रम संयोजन कहा जाता है उस प्रतिरोध को। इसमें लिखा हुआ है कि यदि दो या दो से अधिक प्रतिरोध, हम मान लेते हैं कि दो या दो से अधिक प्रतिरोध में एक R1 एक R2
और एक R3 है। हम क्या करते हैं, इसके सिरों पर, जैसे मैंने लिखा है कि इसके सिरों पर, ये इसके सिर है, तो इसके सिरों पर हम क्या करते हैं, V विभवांतर आरोपित करते हैं। कितना विभवांतर? V विभवांतर आरोपित करते हैं। तो V विभवांतर के आरोपित करने पर यदि इस प्रतिरोध में प्रवाहित धारा सेम हो जाए तो ऐसे संयोजन को क्या कहते हैं, श्रेणी क्रम संयोजन। ठीक है, R1, R2 और R3 को इस प्रकार जोड़ा जाता है कि यदि उसके सिरों पर विभवांतर आरोपित करने पर यदि उन सभी प्रतिरोध में बहने वाली धारा अगर समान हो तो ऐसे कॉम्बिनेशन को क्या कहते हैं, श्रेणी क्रम संयोजन। ठीक है, तो अब क्या है, देखो यहाँ पे मान लेते हैं कि यहाँ से जो करंट फ्लो कर रहा है वो I करंट फ्लो कर रहा है। कितना? I। तो इसमें I जाएगा, क्योंकि लिखा हुआ ही है कि समान ये V विभवांतर के आरोपित करने पर इसमें जो धारा फ्लो कर रही है, मतलब ये जो करंट फ्लो कर रही है वो सेम है सबके लिए, तो यानी इसमें भी I, इसमें भी I, इसमें भी I, और इधर वापस भी कितना आता है, I। ठीक है, तो I करंट फ्लो किया और सभी में I करंट है। ठीक है, अच्छा, तो अब क्या होगा, I करंट होगा तो यहाँ पे देखो इसका जो पोटेंशियल हम निकालेंगे, ओम के नियम से हम लोग को फॉर्मूला पता है, V इज इक्वल टू क्या होता है, आई आर। V इज इक्वल टू आई आर। तो अब यहाँ पे देखो इसमें करंट फ्लो कर रहा है I और इसका रेजिस्टेंस R1 है, तो इसके मान लेते इस R1 के अक्रॉस जो रेजिस्टेंस मतलब पोटेंशियल है, जो वोल्टेज है वो इसके अक्रॉस हम मान लेते कि V1 है। कितना है? इसके अक्रॉस R1 रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो विभवांतर है वो V1 है, R2 के अक्रॉस जो विभवांतर है वो V2 है, और इसके अक्रॉस जो विभवांतर है वो V3 है। ठीक है, तो V1 इक्वल टू क्या होगा, IR1, V2 इक्वल टू क्या होगा, IR2, और V3 इक्वल टू क्या होगा, IR3। तो इसमें क्या होता है, श्रेणी क्रम संयोजन में सभी प्रतिरोध में धारा का मान तो समान होता है, विभवांतर का मान समान भी हो सकता है और अलग अलग भी हो सकता है। ठीक है, तो समान तभी होगा जब रेजिस्टेंस समान होगा, तब समान होगा, अदरवाइज विभवांतर भी क्या होता है, अलग अलग होता है। ठीक है, तो श्रेणी क्रम में याद क्या रखना है कि श्रेणी क्रम, अब मान लेते कि माना R1, R2 एवं R3 प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में संयोजित करने पर इसके सिरों पर विभवांतर क्रमशः R1 के सिरों पर क्या है, V1 है, V2 एवं V3 है, तथा इससे प्रवाहित होने वाली धारा तथा सभी में प्रवाहित होने वाली धारा I है, तथा सभी प्रतिरोधकों में समान धारा प्रतिरोधकों में प्रवाहित होने वाली समान धारा I है। आई है। ठीक है, तो अब क्या करना है, अब क्या देखो इसमें हमने मान लिया कि 3 प्रतिरोध लेकर के 4 प्रतिरोध लेकर भी सॉल्व कर सकते हैं, 2 प्रतिरोध लेकर के भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। हमने 3 प्रतिरोध माना, R1, R2 और R3। इन सभी के सिरों पर आरोपित किया विभवांतर V, जिसके वजह से इसमें करंट फ्लो कर रहा है I, और ये जो I करंट है ये सभी में बराबर करंट है, I करंट इसमें भी, I करंट इसमें भी, I करंट इसमें भी। तो हम मान लेते हैं इसका जो विभवांतर होगा क्या होगा, IR1, इसका विभवांतर IR2, इसका विभवांतर IR3। तो तीनों का विभवांतर क्या अलग अलग है, तो हमने मान लिया R1, R3 प्रतिरोधकों के लिए, इन सभी प्रतिरोधकों के लिए विभवांतर है क्रमशः V1, V2 और V3 है, और सभी में धारा I फ्लो कर रहा है। तो अब एक चीज़ देखो, हम क्या करते हैं, अगर इसी का इक्विवेलेंट निकालना चाहें, यही हम निकाले, तो इसी तीनों प्रतिरोध को मिलाएंगे तो एक प्रतिरोध बन जाएगा, तीनों को जोड़ने पर उसको बोलेंगे R इक्विवेलेंट, समतुल्य प्रतिरोध या तुल्य प्रतिरोध। R1, R2, R3 को मिला करके हम एक प्रतिरोध बनाते हैं, इसका नाम हम देंगे R इक्विवेलेंट। सभी में करंट फ्लो वही I कर रहा है, तो I करंट फ्लो करेगा, और जो सप्लाई वोल्टेज है टोटल वो तो यही है,
यही वोल्टेज है, यही वोल्टेज यहाँ पे जाकर के क्या हो गया, बटा है। जैसे मान लो यहाँ पे 50 वोल्ट है तो हो सकता है यहाँ पे 10, यहाँ पे 20, यहाँ पे मान लो यहाँ पे 10, यहाँ पे 15, 15 10 25, यहाँ पे 25, ऐसा कुछ बटा है। तो वही V जो है वही V1 V2 V3 में डिवाइड हो गया है। तो ये V है इसका पोटेंशियल, और इसमें करंट फ्लो कर रहा है I। कितना करंट फ्लो कर रहा है, I। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, इन सभी जो है यहाँ पे R1 R2 R3 में जो विभवांतर V1 V2 और V3 है, तो कुल विभवांतर कितना होगा, अतः कुल विभवांतर निकालते हैं। कुल विभवांतर शॉर्ट में, अगर इन शॉर्ट में याद रखना हो श्रेणी क्रम, अच्छा पहले तो कुल विभवांतर कितना होगा पहले देख लेते हैं निकाल के। कुल विभवांतर के लिए देखो यहाँ से देखो टोटल विभवांतर ये V है, और यही V जाकर के बटा है V1 और V2 और V3 में। तो हम लिखेंगे कुल विभवांतर V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, V1 प्लस V2 प्लस V3। अच्छा, V1 इज इक्वल टू क्या होगा, IR1। तो यहाँ पर हम लिखते हैं IR1 प्लस V2 इज इक्वल टू क्या होगा, IR2 प्लस V3 इज इक्वल टू क्या होगा, IR3। ये तो गया V1 V2 प्लस V3, IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। ठीक है, या तो हम इसको देखो यहाँ प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, I सब में से कॉमन लेंगे और ये I को इधर भेज देंगे, तब भी V बाई I से हो जाएगा। या तो हम यहाँ से क्या करते हैं, यहाँ से देखो जो यहाँ से जो V इक्वल टू होगा टोटल वोल्टेज, V इक्वल टू क्या होगा, IR इक्विवेलेंट, IR इक्विवेलेंट। यहाँ से टोटल, चूँकि टोटल प्रतिरोध, कुल प्रतिरोध कितना है, R इक्विवेलेंट, करंट कितना फ्लो कर रहा है I, और कुल विभवांतर कितना है V, तो V इक्वल टू क्या होगा, IR। तो इस ये जो कुल विभवांतर इसके जगह हम लिख सकते हैं IR इक्विवेलेंट, IR इक्विवेलेंट। तो यहाँ से देखो सब में I कॉमन ले लेंगे, तो जब सब में I कॉमन ले लेंगे तो I कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे क्या बचेगा, R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 और प्लस R3। तो ये होता है श्रेणी क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध निकालने के लिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला, तुल्य या समतुल्य। ठीक है, तो ये है तुल्य प्रतिरोध। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को हम शॉर्ट में लिखेंगे R इक्विवेलेंट। ठीक है, तो ये था श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम में अगर 4 प्रतिरोध जुड़ा हुआ R1 R2 R3 R4, तो उसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा, उसका जो समतुल्य धारिता मतलब समतुल्य प्रतिरोध होगा वो क्या होगा, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4। अगर 5 रहेगा तो R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस R5, इस टाइप से जोड़ना है। तो अब क्या करते हैं, इसमें 1 2 और अगर मान लो अब इसका कुछ और भी टर्म्स देखते हैं, जनरल टर्म्स। तो पहले इसको मिटा दे रहे हैं, समझ में आया कि नहीं, है बहुत सिंपल है। हम क्या किए, इसको डिफाइन इस तरीक़ा से किया जाता है कि यदि 2 या 2 से अधिक प्रतिरोधकों के सिरों पर कुछ विभवांतर आरोपित करने पर यदि सभी प्रतिरोध में, यानी कि प्रत्येक प्रतिरोध में समान धारा प्रवाहित होती है, तो ऐसे संयोजन को क्या कहते हैं, श्रेणी क्रम संयोजन। ठीक है, क्या कहते हैं, श्रेणी क्रम संयोजन। अब इसमें हमने मान लिया कि ये R1 R2 R3 और इसके सिरों पर विभवांतर हमने V आरोपित किया, तो जिसके वजह से इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है वो I करंट फ्लो कर रहा है, तो I सब में समान है। तो इसके लिए जो विभवांतर होगा क्या होगा, IR1। तो देखो यहाँ का विभवांतर अलग हो रहा है, यहाँ का IR2, तो यहाँ का विभवांतर अलग है, यहाँ पे IR3, यहाँ का विभवांतर अलग हो रहा है। ठीक है, फिर हमने कह दिया कि कुल विभवांतर निकालना है। तो कुल विभवांतर के लिए हमने क्या किया, V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, चूँकि यही विभवांतर टोटल ऐड करने पर यही आएगा, V1 और V2 V3 को ऐड करने पे यही आएगा। तो हमने V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 को ऐड करा, तो अब V इक्वल टू ये जो कुल विभवांतर है, तो हमने क्या कह दिया कि हमने क्या किया, इन सभी प्रतिरोध को मिला करके एक प्रतिरोध बना लिया, और करंट तो वही रहेगा। अब विभवांतर ये है, तो कुल विभवांतर यहाँ से अगर हम निकालेंगे तो विभवांतर क्या होगा, कुल विभवांतर I इंटू R इक्विवेलेंट। तो कुल विभवांतर की जगह हमने रख दिया IR इक्विवेलेंट, सब में I हमने कॉमन ले लिया, I कैंसिल हो गया, तो R इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या आया, R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, इन शॉर्ट में आप लोग को याद ये रखना है कि श्रेणी क्रम में क्या होता है, करंट सेम होता है, क्या करंट सेम होता है, सेम फॉर ऑल रजिस्टर, सभी रजिस्टर के लिए श्रेणी क्रम में करंट सेम होता है, बट पोटेंशियल में भी सेम और डिफरेंट, दोनों हो सकता है। पोटेंशियल सेम तब होगा जब ये रेजिस्टेंस की वैल्यू इक्वल हो जाए, R1 भी R हो जाए, R2 भी R हो जाए, R3 भी R हो जाए, तब जाकर के पोटेंशियल सेम होगा, अदरवाइज पोटेंशियल क्या होगा, डिफरेंट होगा।
तो ये बात याद रखनी है, श्रेणी क्रम में करंट सेम और पोटेंशियल डिफरेंट। पोटेंशियल सेम तभी होगा जब रेजिस्टेंस सेम होगा, ठीक है। अब इसका कुछ और भी जनरल टर्म है। अगर हम मान लेते हैं कि इसमें n प्रतिरोध को एक साथ जोड़ देंगे तो उसका इक्विवेलेंट कितना होगा, ठीक है। बराबर प्रतिरोध जोड़ेंगे तो उसका इक्विवेलेंट कितना होगा। तो ये सब कुछ इसका जनरल टर्म जान लेते हैं। तो याद रखना कि श्रेणी क्रम में सीधा सीधा जोड़ते हैं। R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3। अब कुछ जनरल टर्म है कि यदि n प्रतिरोध को यानी R1 R2 R3 डैश डैश Rn प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए तो समतुल्य प्रतिरोध जो हो गया, तुल्य प्रतिरोध का मान, तो तुल्य प्रतिरोध यानी R इक्विवेलेंट जो होगा वो क्या होगा। तो श्रेणी क्रम में n प्रतिरोध को जोड़ना है, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डैश 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 Rn। अब यदि n समान प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए तब इसका तुल्य प्रतिरोध कितना होगा। तब तुल्य प्रतिरोध हो जाएगा R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू, सब समान है तो हम मान लेते हैं R1 की जगह भी R, R2 की जगह भी R, R3 की जगह भी R प्लस डैश 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 कितना n बार, कितने टाइम्स तक, n टाइम्स तक। अगर सोचो कि अगर R इक्विवेलेंट में 2 बार होता तो क्या होता, R प्लस R तो कितना हो जाता है 2R। अगर 3 बार होता तो R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू R प्लस R, 3 रेजिस्टेंस होता और तीनों बराबर होता तो R प्लस R कितना होता 3R। ऐसे ही अगर n रेजिस्टेंस अगर बराबर जुड़ा हुआ है तो इसका R इक्विवेलेंट कितना होगा, R प्लस R कितनी बार, n बार, तो ये हो जाएगा n इंटू R, ठीक है। एक नोटवर्दी पॉइंट है वो उसको नोट कर लेना है। क्या होता है कि श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध का मान हमेशा उसमें संयोजित प्रतिरोध के प्रत्येक प्रतिरोध के मान से क्या होता है, अधिक होता है। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कि श्रेणी क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध का मान हमेशा उसमें संयोजित प्रतिरोध के मान से, उसमें संयोजित प्रत्येक प्रतिरोध के मान से प्रत्येक प्रतिरोध के मान से अधिक होता है। इसका कहने का मतलब ये हुआ कि अगर मान लो अगर ये 3 रेजिस्टेंस है, मान लो ये 2 ओम है, R1 इज इक्वल टू 2 ओम, R2 इज इक्वल टू 3 ओम और R3 इज इक्वल टू 4 ओम, ठीक है। तो इसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा R इक्विवेलेंट वो कितना होगा, 2 प्लस 3 प्लस 4, तो 4 3 7 2 9 ओम, 9 ओम हो गया। तो ये जो संयोजित मतलब जो तुल्य प्रतिरोध होता है वो प्रत्येक प्रतिरोध के मान से क्या होता है, अधिक होता है। देखो इसके इंडिविजुअल जितने भी है 9 जो है इस सबसे क्या अधिक है, 2 से भी अधिक है, 3 से भी अधिक है, 4 से भी अधिक है। तो हमेशा श्रेणी क्रम संयोजन में जो तुल्य प्रतिरोध का मान होता है
उसमें संयोजित प्रत्येक प्रतिरोध के मान से क्या होता है, अधिक होता है। तो ये बात याद रखनी है, ठीक है। तो ये था हमारा क्या, श्रेणी क्रम संयोजन। अब हम दूसरा जो है वो समांतर क्रम संयोजन के बारे में जानते हैं, ठीक है। हाँ, अब दूसरा है समांतर क्रम संयोजन। इसको बोलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो इसमें क्या होता है, तो इसमें मैं लिख रहा हूँ जैसे श्रेणी क्रम में बताया कि दो या दो से अधिक प्रतिरोध को इस प्रकार जोड़ा जाता है कि उसके सिरों पर आरोपित विभवांतर के मान, मतलब उसके सिरों पर कुछ विभवांतर आरोपित करने पर उसमें धारा क्या हो जाए, समान हो जाए। इसमें क्या होता है, यदि दो या दो से अधिक प्रतिरोध को इस प्रकार जोड़ा जाता है, इस प्रकार जोड़ा जाता है, इस प्रकार जोड़ा जाता है कि प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों पर, प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों पर आरोपित विभवांतर का मान, आरोपित विभवांतर का मान संयोजन के सिरों पर आरोपित, संयोजन के सिरों पर आरोपित विभवांतर के मान के, विभवांतर के मान के समान हो, विभवांतर के मान के समान हो, तो इन्हें समांतर क्रम संयोजन कहा जाता है। तो इन्हें मतलब किसको, प्रतिरोध को समांतर क्रम संयोजन में कहा जाता है। तो इन्हें समांतर क्रम संयोजन में कहा जाता है। कहा जाता है क्या है, देखो कह रहा है कि यदि दो या दो से अधिक प्रतिरोध को इस प्रकार जोड़ा जाता है कि प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों पर जो विभवांतर आरोपित होता है उसका मान उस संयोजन के सिरों पर जो टोटल विभवांतर आरोपित हो रहा है उसके मान के बराबर हो जाए, तब जो ऐसा संयोजन होता है उस संयोजन को क्या कहते हैं, समांतर क्रम संयोजन। मीन्स कि अगर हम देखो दो या दो से अधिक प्रतिरोध को हम जोड़ते हैं, पहले तीन प्रतिरोध ले लेते हैं और तीनों प्रतिरोध को हम पहले क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। तो इसका नाम दे रहे हैं R1, ये R2 और ये R3। अब कह रहा है कि दो या दो से अधिक प्रतिरोध को इस प्रकार जोड़ा जाता है कि प्रत्येक प्रतिरोध के सिरे पर, ये इस R1 का सिरा ये है, R2 का भी यही है और R3 का भी यही है, प्रत्येक प्रतिरोध के सिरे पर जो विभवांतर का मान होता है वो संयोजन में आरोपित विभवांतर के मान के क्या होता है, बराबर होता है। यानी इसके पास कितना है, V विभवांतर अगर आरोपित है तो ये देखो, अगर ये पॉजिटिव ये नेगेटिव टर्मिनल है, अगर हम मान लेते इसको V, इधर V मान लेते, इधर 0 मान लेते इसके पोटेंशियल को, अगर ये 0 है इधर V है, तो देखो पोटेंशियल का डिफरेंस कितना होगा, V - 0 मतलब V होगा। तो इधर अगर V है तो यहाँ पर भी कितना होगा, V होगा, और यहाँ पे अगर 0 है तो चूंकि वायर सेम है तो यहाँ पे भी इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, 0, विभवांतर क्या होगा, 0। तो अब देखो R1 के अक्रॉस भी पोटेंशियल का डिफरेंस कितना है, विभवांतर कितना है, V - 0 मतलब V है। R2 के अक्रॉस भी, R2 के सिरे के मतलब इसके सिरों पर जो विभवांतर है वो क्या है, V - 0 मतलब V है, और R3 के सिरों पर विभवांतर कितना है, V - 0 = V। और टोटल जो संयोजन में आरोपित किया गया विभवांतर वो भी कितना है, V है।
यानी कि समांतर क्रम में क्या होता है, प्रत्येक प्रतिरोध के लिए विभवांतर का मान समान होता है, और धारा जो है वो अगर प्रतिरोध का मान समान होगा तो धारा भी तब धारा समान होगा, अदरवाइज धारा क्या होता है, भिन्न भिन्न होता है। तो इसमें उसमें क्या था, श्रेणी क्रम में सभी प्रतिरोध के लिए धारा समान था, यहाँ पे सभी प्रतिरोध के लिए क्या समान होगा, विभवांतर जब समान होगा तो उसको बोलेंगे समांतर क्रम संयोजन। ठीक है, तो अब एक चीज देखो, यानी कि सबके लिए विभवांतर V है यहाँ पे, तो अगर इसके लिए विभवांतर V है तो इसके लिए करंट कितना होगा, V = I/R1। V = क्या होता है, I/R1, अगर मतलब IR, V = IR होता है, V = IR होता है, तो I = क्या होगा, V/R। तो अगर हम यहाँ से I निकालना चाहे तो यहाँ पे क्या होगा, इसका पोटेंशियल V है तो V/R1, इसका भी V है तो V/R2, इसका पोटेंशियल R3 है तो इसका हो जाएगा V/R3। तो करंट सबका क्या अलग अलग आ रहा है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से मान लेते हैं कि यहाँ से टोटल करंट जा रहा है I, कितना, I। अब यहाँ पे I को देखो, इस I को 3 रास्ता दिख रहा है तो तीनों में बटेगा, तो हम मान लेते इस I को, इधर जो जा रहा है वो I1 जा रहा है, इधर जो जा रहा है वो I2 जा रहा है, और इधर जो जा रहा है वो I3 जा रहा है। मतलब ये I करंट वो तीनों रास्ते में क्या हो गया, बट गया, तीनों रास्ते में बट गया, और बट करके फिर से वापस देखो, इधर से I1 आया, इधर से I2 आया, इधर से I3 आया, तीनों मिला I1 + I2 + I3, और फिर से कितना बन गया, I। तो जितना करंट इधर से गया तो उतना करंट वापस लौट के आ रहा है। ठीक है, तो अब क्या देखो, हम मान लेते हैं फिर वही कि माना 3 प्रतिरोध R1, R2 एवं R3 है, जिसके सिरों पर जिसके लिए धारा क्रमशः जिसके लिए विद्युत धारा का मान क्रमशः I1, I2 एवं I3 है, एवं I3 है। ठीक है, तब और सभी प्रतिरोध के लिए विभवांतर क्या है, और सभी प्रतिरोध के लिए विभवांतर V है। सभी प्रतिरोध के लिए विभवांतर कितना, V है। सभी प्रतिरोध के लिए विभवांतर V है। तब हम क्या लिखते हैं, अतः कुल धारा, यहाँ जो I करंट है वो टोटल बढ़ गया I1, I2, I3 में, तो हम लिखते हैं अब कुल विद्युत धारा जो होगा, कुल विद्युत धारा कितना होगा, I = I1 + I2 + I3, ये होगा। I = I1 + I2 + I3, फिर से तीनों मिलेगा तो फिर से I ही बनेगा। अच्छा, फिर देखो उसी के जैसा क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि ये R1, R2 और R3 को मिला करके R इक्विवेलेंट, तीनों प्रतिरोध को मिला करके एक प्रतिरोध बना देते हैं, उसका नाम हम दे देंगे R इक्विवेलेंट। तो ये R इक्विवेलेंट हो गया, समतुल्य प्रतिरोध तीनों को मिला करके, ये टोटल मान लो अगर 10, 5, 8 होगा तो तीनों को मिला करके जो भी आया वो प्रतिरोध। और इसमें करंट कितना फ्लो कर रहा है, इस पूरे में करंट कितना फ्लो कर रहा है, I करंट, टोटल प्रतिरोध में करंट कितना फ्लो कर रहा है, I, तो इसमें करंट फ्लो कर रहा है I, और इसके अक्रॉस कुल विभवांतर कितना है, देखो ये तीनों को हमने, तीनों प्रतिरोध को R1, R2, R3 तीनों को मिला करके जोड़ करके देखा तो कितना आ रहा है, R इक्विवेलेंट, तीनों का R इक्विवेलेंट, तीनों का जो तुल्य प्रतिरोध है वो कितना आ रहा है, R इक्विवेलेंट। और इन तीनों को मिला करके कितना करंट फ्लो कर रहा है, इसमें तीनों में एक साथ I करंट, तो I करंट फ्लो कर रहा है, और उसके अक्रॉस विभवांतर कितना है, V। ठीक है, अच्छा एक चीज बताना, I1 = यहाँ से निकालेंगे तो I1 = क्या होगा, चूंकि इसके अक्रॉस भी पोटेंशियल कितना है, इसके अक्रॉस भी पोटेंशियल V है, इसके अक्रॉस भी पोटेंशियल कितना है, V है, और इसके अक्रॉस भी पोटेंशियल कितना है, V है। इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस भी V, इसके सबके अक्रॉस पोटेंशियल क्या है, V है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ से I1 = निकालेंगे तो क्या होगा, V/R1, चूंकि I = क्या होता है, V/R, तो I1 = V/R1, I2 = V/R2। तो यहाँ पर हम रखते हैं I1 की जगह V/R1 + I2 की जगह V/R2 + I3 की जगह V/R3, और इधर
I क्या है, कुल धारा है। तो जो टोटल करंट है, टोटल करंट यहाँ से निकाल लेंगे। टोटल करंट क्या होगा, टोटल वोल्टेज अपन टोटल प्रतिरोध। तो टोटल वोल्टेज क्या है, टोटल पोटेंशियल V अपॉन R। तो यहाँ पर हम लिखेंगे V अपॉन R इक्विवेलेंट। ठीक है, सब में से V ले लो कॉमन। V कॉमन लेने के बाद क्या होगा, ये कैंसिल हो जाएगा, V सबका क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। तो ये होता है किसमें, समांतर क्रम संयोजन का तुल्य प्रतिरोध। समांतर क्रम संयोजन का तुल्य प्रतिरोध, ये है तुल्य प्रतिरोध, समतुल्य प्रतिरोध का डेरिवेशन समांतर क्रम में, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का। तो समांतर क्रम में क्या होता है, समांतर क्रम में जोड़ना होता है। जब दो प्रतिरोध रहेगा, मान लो R1 और R2 है, तो उसका जो समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध होगा वो क्या होगा, 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। ठीक है, 3 रहेगा तो 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, 4 रहेगा तो 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4। अगर n बार रहेगा, अलग अलग रहेगा, तो वही 1/R1 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस डैश 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 1/Rn तक करना पड़ेगा। ठीक है, तो फिर अब इसका भी वही जनरल फार्मूला सब बनाते हैं फिर। तो अब फार्मूला तो यही हो गया मैंने, 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या होता है, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। इसका कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स देखो। पहले तो फार्मूला क्या आ गया, समतुल प्रतिरोध का या तुल्य प्रतिरोध का। वन अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। ये फॉर्मूला आ गया। अब देखो 2-3 पॉइंट इसमें लिख रहे हैं। यदि N प्रतिरोध वही R1 R2 R3 डैश 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 R1, यदि N प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़ा हो, समांतर क्रम में जुड़ा हो, तो इसका तुल्य प्रतिरोध कितना होगा। तो इसका तुल्य प्रतिरोध जो होगा यानी R इक्विवेलेंट वो कितना होगा, तो इसको ऐसे हम लिखेंगे 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, तो इसका तुल्य प्रतिरोध कितना होगा जब N प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़ा होगा, तो 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस डैश 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 1/R1। ये होता है N प्रतिरोध के लिए। ठीक है, अब यदि N समान प्रतिरोध, N समान प्रतिरोध यानी R रहेगा, यदि N समान प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़ा हो, तब तब तुल्य प्रतिरोध कितना होगा, तब तुल्य प्रतिरोध इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस तब कितना होगा, R इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा। तो अब N समान प्रतिरोध जुड़ा हुआ है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/R प्लस 1/R। ये कितनी बार होगा, N बार, डैश डैश कितनी बार, N बार, कितनी बार, N बार। एक चीज़ देखो, अब इसको हम समझते हैं कैसे। तो 1/, अगर मान लो दो प्रतिरोध हो, कितना, दो समान प्रतिरोध अगर समांतर क्रम में जुड़ा होगा, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/R प्लस 1/R। दो रहेगा तो 1/R प्लस 1/R। तो इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, देखो दोनों का एलसीएम हो जाएगा R, दोनों का एलसीएम R, ऊपर में कितना 1 प्लस 1 कितना हो गया 2। तो 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू कितना आ रहा है, जब दो रहेगा समान तब 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 2/R। मीन्स इसको अगर उल्टा कर दे तो R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू कितना होगा, R/2।
2, आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R/2। अगर 3 प्रतिरोध हो, अगर 3 प्रतिरोध हो तो 3 प्रतिरोध के लिए क्या होगा, जैसे अगर हम लिखेंगे 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R प्लस 1/R, 3 समान प्रतिरोध अगर जुड़ा हो तो 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R, तो 1 प्लस 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 3 बार, कितना हो जाएगा 3 बार। तो इसको उल्टा कर देना तो R इक्विवेलेंट कितना होगा, R/3। तो वही है कि यहाँ पे अगर n समान प्रतिरोध अगर समांतर क्रम में जोड़ा हो तो इसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा R इक्विवेलेंट वो कितना होगा, जैसे वहाँ पे R/2 है, 2 रहता है तो R/2, तो 3 रहता है तो R/3, तो 4 अगर n बार रहेगा तो R/n। तो ये याद रखना है। अगर 2 प्रतिरोध रहेगा, मान लो इस टाइप से, मान लेते हैं कि ये है 10, मान लो यहाँ पे ये 9 ओम है, यहाँ भी 9 ओम है और यहाँ भी 9 ओम है, ठीक है। अब इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है तो R इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, चूंकि तीनों बराबर है तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, यानी तो फिर उसको लिखना पड़ेगा 1/9 प्लस 1/9 प्लस 1/9, 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, यहाँ हम डायरेक्ट बोलेंगे कि R बाई क्या होता है n, R बाई n। तो R कितना है, 9 है, n मतलब कितनी बार है, 3 बार, तो 3 से कैंसिल कर देंगे, 3 आंसर आ जाएगा, 3 ओम आंसर आ जाएगा। तो इसको शॉर्ट में याद रखने के लिए इस तरीका से याद रखना है कि अगर ये n समान प्रतिरोध को अगर समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होता है, R/n। जितनी बार होगा ना, अगर 2 रेजिस्टेंस होगा तो R/2 इक्वल वाला होगा, अगर 3 होगा तो R/3, 4 होगा तो R/4। एक पॉइंट याद क्या रखना है, तो एक पॉइंट और याद रखना है, एक पॉइंट और याद रखना है। तो वो पॉइंट क्या है, 2 प्रतिरोध के लिए डायरेक्ट लिख देंगे, 2 प्रतिरोध के लिए, ये डायरेक्ट याद रखना सीधा सीधा। 2 प्रतिरोध के लिए तुल प्रतिरोध जो निकालना होता है वो कैसे निकालेंगे, तो 2 प्रतिरोध के लिए जो तुल प्रतिरोध होता है, जैसे मान लो कि अगर ये R1 और ये R2 2 रेजिस्टेंस है, ये R1 और ये R2, ठीक है। तो इसका अगर हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है तो हमें क्या करना क्या पड़ेगा, 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2, ऐसे सॉल्व करना पड़ेगा। फिर इसको क्या करेंगे, दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो क्या होगा, R1 इंटू R2, ऊपर में हो जाएगा R1 प्लस R2, यही होगा 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू। तो इसको उल्टा कर देंगे तो R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होगा, देखो R1 इंटू R2, इसको उल्टा करना है, दोनों को मल्टीप्लाई करना है और दोनों को ऐड करना है, बस ये याद रखना है। जब 2 प्रतिरोध का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है तो उसके लिए क्या करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और दोनों को ऐड करेंगे, ऊपर में गुणा करना है और नीचे में जोड़ना है। ये शॉर्ट में याद रखने के लिए, डायरेक्ट मतलब बहुत जल्दी, मतलब इंस्टेंटली अगर बनाना हो तो उसके लिए यही वाला याद रखना कि 2 प्रतिरोध के लिए जो तुल्य प्रतिरोध निकालते हैं वो क्या करते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं फिर दोनों को जोड़ते हैं, R1 R2 बाय R1 प्लस R2। एक पॉइंट याद रखना है नोट में कि समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध जो होता है, समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध, समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध, उसमें संयोजित प्रत्येक प्रतिरोध के मान से क्या होता है, समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध का मान, इसमें संयोजित प्रत्येक प्रतिरोध के के मान से कम होता है। प्रत्येक प्रतिरोध, इवन छोटा, सबसे छोटा जो प्रतिरोध होगा उसके वैल्यू से भी कम वैल्यू होगी इसके इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के। तो समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध का मान इसमें संयोजित प्रत्येक प्रतिरोध से कम होता है। प्रत्येक प्रतिरोध से क्या होता है, कम होता है। तो ये बात याद रखनी है। मतलब इसका कहने का मतलब क्या है, ये है कि अगर मान लो 3 प्रतिरोध है, मान लो ये 2 प्रतिरोध ही मान लेते हैं, ये 2 प्रतिरोध है, मान लेते हैं एक 6 ओम है और एक 3 ओम है। तो मान लो कि R1 है 6 ओम और R2 है 3 ओम, ठीक है। तो अब इसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालोगे ना,
आर इक्विवेलेंट वो कितना होगा, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, दोनों को जोड़ दो, तो 6 3 जा 18 अपॉन 6 3 9 यानी कि 2 ओम। तो यानी कि इन दोनों का जो इसका अगर निकालिएगा तो 6 और 3 का अगर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा, 2 ओम आता है। जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो देखिए प्रत्येक जो संयोजन में जो प्रतिरोध है उसके प्रत्येक के वैल्यू से क्या है, इसकी वैल्यू छोटी है ना, तो आर इक्विवेलेंट की वैल्यू हमेशा समांतर क्रम में उसमें जितने भी प्रतिरोध होंगे उन सभी के मान से क्या होता है, कम होता है। तो ये बात याद रखना है। श्रेणी क्रम में क्या होता है, सभी के वैल्यू से ज़्यादा वैल्यू होता है तुल्य प्रतिरोध का। तो ये था हमारा श्रेणी क्रम और समांतर क्रम। ठीक है, तो इस पर एक क्वेश्चन करते हैं, एक एक क्वेश्चन कर लेते हैं। तो पहले इसमें 2 क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन है पहला, ये 5 ओम है, ये 10 ओम है और यहाँ पे 30 वोल्ट है। निकालना है, ज्ञात करें एक में तुल्य प्रतिरोध, क्या निकालना है, तुल्य प्रतिरोध, परिपथ में प्रवाहित कुल धारा, परिपथ में प्रवाहित कुल धारा, तीसरा प्रत्येक प्रतिरोध में प्रवाहित धारा, प्रत्येक प्रतिरोध में प्रत्येक प्रतिरोध के लिए धारा, चौथा प्रत्येक प्रतिरोध के लिए विभवांतर, प्रत्येक प्रतिरोध के लिए विभवांतर। तो ये चारों हमें निकालना है। ठीक है, श्रेणी क्रम संयोजन है, तो इसको सॉल्व करते हैं। बड़ा इजी क्वेश्चन है। तो देखो मान लेते ये R1 इज इक्वल टू कितना है, मान लेते R1 इज इक्वल टू 5 ओम है और R2 इज इक्वल टू कितना है, 10 ओम है और पोटेंशियल कितना है, V इज इक्वल टू 30 वोल्ट, विभवांतर है 30 वोल्ट। ठीक है, हमें पहला है आर इक्विवेलेंट निकालना। श्रेणी क्रम का फॉर्मूला क्या होता है, श्रेणी क्रम का फॉर्मूला होता है आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2, तुल्य प्रतिरोध निकालने का फॉर्मूला है। श्रेणी क्रम में सीधा सीधा ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट में निकालना है हमें तुल्य प्रतिरोध, 1 नंबर में आर इक्विवेलेंट निकालना है। तो आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या होगा, R1 प्लस R2। R1 कितना है 5, R2 कितना है 10, तो कितना हो जाएगा 15 ओम। तो पहला आंसर तो ये हो गया। ठीक है, अब दूसरा देखो, दूसरा क्या निकालना है, परिपथ में प्रवाहित कुल धारा। तो कुल धारा निकालने के लिए कुल विद्युत धारा जो होगी I इज इक्वल टू क्या होता है, V इज इक्वल टू आई आर। तो I इज इक्वल टू क्या होगा, V बाई आर, I इज इक्वल टू V बाई आर, यानी कि इसमें जो प्रवाहित धारा होगी, मतलब टोटल पोटेंशियल कितना है 30 वोल्ट और टोटल रेजिस्टेंस कितना है 15 ओम। तो इसमें प्रवाहित धारा क्या, I बराबर V बाई आर इक्विवेलेंट। V का मान कितना है 30, R का मान कितना है अभी निकालें 15, 15 2 जा 30, यानी कितना हो गया 2 एम्पियर। कितना हो गया 2 एम्पियर। तो यानी इसमें जो परिपथ, इस परिपथ में जो धारा फ्लो कर रहा है वो कितना 2 एम्पियर कर रहा है। ठीक है, अब तीसरा निकालना है प्रत्येक प्रतिरोध के लिए धारा। तो प्रत्येक प्रतिरोध के लिए, चूंकि ये श्रेणी क्रम है, क्या है, चूंकि प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़ा है, प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़ा है, इसलिए श्रेणी क्रम में सभी प्रतिरोध के लिए धारा का मान क्या होता है, समान होता है। इसलिए दोनों प्रतिरोध के लिए धारा का मान, प्रतिरोध के लिए धारा का मान समान होगा। कितना होगा, समान होगा, अर्थात कितना होगा, अर्थात दोनों प्रतिरोध के लिए धारा का मान 2 एम्पियर होगा। दोनों प्रतिरोध के लिए धारा का मान कितना होगा, 2 एम्पियर ही होगा। तो तीसरा ये हो गया। तीसरा के बाद चौथा क्वेश्चन है प्रत्येक प्रतिरोध के लिए विभवांतर। तो हम R1 प्रतिरोध के लिए निकालते हैं, R1 के लिए विभवांतर, इसके लिए R1 के लिए विभवांतर। तो R1 के लिए विभवांतर कितना होगा,
तो इसके लिए करंट तो वही है 2 एम्पियर। तो विभवांतर का फॉर्मूला R1 का मान है कितना 5 ओम ना, R1 इज इक्वल टू 5 ओम। और करंट कितना I इज इक्वल टू 2 एम्पियर। तो V इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है IR, V इज इक्वल टू IR। तो V1 इज इक्वल टू क्या होगा IR1। तो I का मान है 2, R का मान है 5, तो कितना हो गया 2 5 जा 10 वोल्ट। यानी R1 प्रतिरोध में कितना वोल्टेज है 10 वोल्ट। R2 विभवांतर, R2 के लिए विभवांतर कितना होगा, R2 के लिए विभवांतर, इसके लिए R2 के लिए, तो R2 के लिए विभवांतर हो जाएगा, R2 का मान कितना दिया है 10 ओम। करंट तो सेम है दोनों के लिए 2 एम्पियर। तो यहाँ से V2 निकालेंगे तो इसका विभवांतर कितना होगा V इक्वल टू IR। तो IR2, I का मान है 2, R का मान है 10, तो 10 टू जा 20 वोल्ट। बस हो गया आंसर। तो अब देखो इसमें 10 वोल्ट, इसमें 20 वोल्ट की खपत कितना हो रहा है 10 प्लस 20 कितना हो गया 20, 10 30 वोल्ट। तो टोटल 30 वोल्ट था, 30 वोल्ट में से इसमें 10 गया, इसमें 20 गया, 20 10 30। तो ये था क्वेश्चन। ठीक है, एक क्वेश्चन और करते हैं पैरेलल वाले कॉम्बिनेशन पे। दूसरा क्वेश्चन है इसका रेजिस्टेंस है 12 ओम मान लो, ये है 4 ओम मान लेते हैं और ये 24 वोल्ट है। ठीक है, हमें निकालना है, ज्ञात करें एक में तो वही निकालना है तुल्य प्रतिरोध R इक्विवेलेंट निकालना है। दूसरा परिपथ में कुल धारा, परिपथ में कुल धारा। तीसरा प्रत्येक प्रतिरोध के लिए धारा। प्रत्येक प्रतिरोध के लिए धारा और प्रत्येक प्रतिरोध के लिए विभवांतर। प्रत्येक प्रतिरोध के लिए विभवांतर। ठीक है, तो अच्छा समांतर क्रम में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं उसका फॉर्मूला क्या होता है R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 ये होता है। या दो के लिए मैंने शॉर्ट में दिखाया है कि R इक्विवेलेंट 2 का अगर निकालने तो डायरेक्ट क्या करो, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो R1 इंटू R2 और दोनों को जोड़ दो R1 प्लस R2। चाहो तो आप ऐसे डायरेक्ट निकाल सकते हो, तो वही है। तो अब पहला जो सॉल्यूशन कर रहे हैं आप इसका, फर्स्ट में दिया क्या मान लेते हैं, माना R1 इज इक्वल टू मान लेते हैं 5 ओम 12 ओम है और R2 इज इक्वल टू कितना है 4 ओम है और वोल्टेज कितना है, पोटेंशियल है कितना 24 वोल्ट। अच्छा, तो पहले हमें निकालना है R इक्विवेलेंट। तो R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या होगा, पहले इसे हम निकाल लेते हैं। R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/12 प्लस 1/4, तो कितना हो जाएगा, दोनों कैल्शियम हो जाएगा 12 तो यहाँ पे 1 4 3 जा 12 तो 3 कितना हो जाएगा 3 1 4 4/12 कितना होगा 1/3। तो 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू कितना आया 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/3। तो R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 3 ओम। ये हो गया आंसर। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे बना सकते हो, या R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है और दोनों को ऐड कर देना है, तो ये ज़्यादा सही रहेगा। दो प्रतिरोध के लिए बहुत जल्दी बन जाएगा। दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 12 को 4 को 12 इंटू 4 डिवाइड बाई दोनों को जोड़ दो। 12 4 जा कितना होता है 48, 12 4 16 16 3 जा 48, तो 3 ओम हो गया। तो आप इसे ऐसे भी आप कर सकते हो शॉर्ट में। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है इसमें कुल धारा निकालना, परिपथ में कुल धारा प्रवाहित धारा। तो प्रवाहित धारा के लिए हम क्या करेंगे, I इक्वल टू फॉर्मूला निकालना। I इक्वल टू क्या होता है V/R इक्विवेलेंट। I इक्वल टू V/R इक्विवेलेंट। V कितना है 24 वोल्ट, R इक्विवेलेंट हमने कितना निकाला 3, तो 3 8 जा 24, यानी कितना आ रहा है 8 वोल्ट, मतलब 8 एम्पियर करंट है, तो कितना हो गया 8 एम्पियर।
अब तीसरा क्या निकालना है, प्रत्येक प्रतिरोध के लिए धारा। समांतर क्रम में क्या होता है, धारा का मान अलग अलग प्रतिरोध के लिए क्या होता है, अलग अलग होता है, विभवांतर समान होता है। तो तीसरा जो होगा इसमें पहले हम निकालते R1 के लिए, R1 को 12 ओम माना है, तो R1 प्रतिरोध के लिए धारा, तो कितना हो जाएगा R1 प्रतिरोध के लिए धारा। तो चूंकि V इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है आई आर, तो I इक्वल टू क्या होगा V बाई आर वन। V का मान कितना है, चूंकि देखो समांतर क्रम में क्या होता है ना, दोनों के लिए पोटेंशियल सेम रहेगा। श्रेणी क्रम में करंट सेम होता है और समांतर क्रम में प्रत्येक रेजिस्टेंस के लिए पोटेंशियल सेम होता है। तो यानी इसके लिए भी और इसके लिए भी पोटेंशियल क्या होगा, 24 वोल्ट ही होगा। ठीक है, तो पोटेंशियल है 24 और चूंकि हम पहले प्रतिरोध के लिए निकाले तो इसका रेजिस्टेंस कितना है 12, तो 12 टू जा 24, तो यानी कि पहले के लिए निकल गया I1 इक्वल टू 2 एम्पियर। अब हमें निकालना है R2 के लिए प्रतिरोध, R2 प्रतिरोध के लिए मतलब R2 प्रतिरोध के लिए धारा। तो R2 प्रतिरोध के लिए क्या है, फिर वही फॉर्मूला लगा देना है, I2 इक्वल टू क्या हो जाएगा V बाई R2। V का मान कितना है, पोटेंशियल दोनों के लिए सेम रहेगा, तो 24। R2 रेजिस्टेंस कितना है 4 से कैंसिल कर देना है, 4 6 जा 20, यानी कि कितना हो गया 6 एम्पियर। अब देखो टोटल करंट यहाँ से कितना फ्लो कर रहा है, टोटल जो हमने निकाला वो निकाला 8 एम्पियर। परिपथ में कितना करंट फ्लो कर रहा है 8 एम्पियर। उस 8 एम्पियर में से इसमें कितना जा रहा है, 12 ओम वाले रेजिस्टेंस में कितना करंट जा रहा है 2 एम्पियर, और इस वाले 4 ओम वाले में करंट कितना जा रहा है 6 एम्पियर। तो इसमें 6 और इसमें 2, क्योंकि 8 एम्पियर था तो बढ़ गया, इधर 2 गया इधर 6 गया, दोनों मिलकर के फिर से कितना हो गया 8 एम्पियर। सो गया। चौथा क्वेश्चन इसी में विभवांतर निकालना है प्रत्येक प्रतिरोध के लिए। तो चूंकि समांतर क्रम में सभी प्रतिरोध के लिए विभवांतर क्या होता है, समान होता है। तो यहाँ पे दो सब, चूंकि समांतर क्रम में प्रत्येक प्रतिरोध के लिए विभवांतर समान होता है, प्रत्येक प्रतिरोध के लिए विभवांतर क्या होता है, समान होता है। अतः दोनों प्रतिरोध के लिए विभवांतर कितना होगा, दोनों प्रतिरोध के लिए विभवांतर 24 वोल्ट होगा। बस अब ऐसे भी निकाल सकते, देखो यहाँ पे 2 एम्पियर है करंट, तो इसका विभवांतर V इक्वल टू आई आर, तो 12 दूनी 24, यहाँ पे कितना करंट जा रहा है 6 एम्पियर, यहाँ पे रेजिस्टेंस कितना है 4, तो इसका वोल्टेज कितना होगा पोटेंशियल V इक्वल टू आई आर, तो I है 6 R है 4, तो 6 4 जा 24, तो यहाँ भी 24 मतलब पैरेलल में क्या होता है वोल्टेज समान होता है। ठीक है, तो आज का लेक्चर मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। अगले लेक्चर में हम लोग इसमें जितने भी प्रॉब्लम होंगे उस सारे प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करेंगे, मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर का ही। तो ठीक है, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में।